हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा। यह इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आर्थिक प्रणाली को समझेंगे। आर्थिक प्रणाली क्या होती है, इसके अंतर्गत किन संगठनों पर प्रकाश डाला है, किसका अध्ययन किया जाता है, हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आर्थिक प्रणाली क्या होती है। आर्थिक प्रणाली क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। तो आर्थिक प्रणाली किसी भी देश में आर्थिक क्रियाओं के जो संगठन होती है उस पर प्रकाश डालती है। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में, सरकार के पास या फिर दोनों के पास, दोनों के हाथों में होता है। जो उत्पादन के साधन है उस पे या तो कभी निजी कंपनी का होता है या सरकार का या फिर दोनों का होता है। निजी सरकार हो चाहे निजी हो चाहे सरकार, दोनों का होता है। अब स्वामित्व अधिकतर निजी कंपनियों के पास हो गई है। निजी यानी 62 व्यक्तियों के हाथों में हो तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यदि क्या है कि अगर उत्पादन के साधनों पर क्या है 62 व्यक्तियों का हाथ हो, जो प्राइवेट है मतलब सरकार नहीं हो, 62 व्यक्तियों का, तो क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ऐसी जो आर्थिक व्यवस्था है, यदि सरकार के हाथ में हो तो इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, अगर निजी कंपनियों के पास है तो इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। इनमें हमारा आता है इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। ये सब क्या है, पूंजीवादी राज्य के उदाहरण हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण कहे जा सकते हैं। चीन, दक्षिण कोरिया आदि जो है क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण कहे जा सकते हैं। जब निजी कंपनी और सरकार दोनों बड़ी मात्रा में साधनों के स्वामित्व हो तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वास्तव में क्या, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का अनुपात अधिकतर निजी क्षेत्रों के पास रहता है, जबकि कम लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जो भाग होता है वह सरकार के पास होता है, उनके हाथों में होता है। इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस जो अर्थव्यवस्था है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहेंगे। एशिया के जो अधिकतर देश हैं एवं विश्व के कुछ अन्य देश भी इस वर्ग में आते हैं। भारत ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। जो मिश्रित अर्थ प्रणाली है उसको हमारे इंडिया में अपनाई गई है। तो आप लोग जान चुके हैं कि आर्थिक प्रणाली किन किन बातों पर प्रकाश डालती है। तो जो संगठन होते हैं देश में उन पर प्रकाश डालते हैं। इसके अंतर्गत वह देखती है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाई गई है, वह पूंजीवादी है कि साम्यवादी है या मिश्रित है, उनको यहाँ पे जानने का प्रयास करती है। उनके अंतर्गत ये बताया जाता है किन देशों में पूंजीवादी है तो किन देशों में साम्यवादी तथा किन देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, उनको हमने यहाँ पे देख लिया। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप आगे देखते हैं। आप आर्थिक प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा। आर्थिक प्रणाली समाज की आर्थिक क्रियाओं के संगठन पर प्रकाश डालती है तथा इसमें उपयोग, जो उपभोग होता है, उत्पादन होता है, वितरण एवं विनिमय के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। यानी आर्थिक प्रणाली में हम क्या कहेंगे, उपभोग, उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, इनके तरीके जो होते हैं उनका अध्ययन हम आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत करते हैं। निजी व्यवसाय का क्षेत्र तथा आर्थिक क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप की सीमा प्रमुख रूप से आर्थिक प्रणाली की प्रकृति निर्भर करती है। यानी जो निजी व्यवसाय है का क्षेत्र है, उनकी आर्थिक क्रिया में अगर सरकार किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप करती है तो वो उनकी सीमा के रूप में क्या है, उसकी आर्थिक प्रणाली की प्रकृति को निर्भर करती है, उनकी प्रकृति किस प्रकार से होगी। आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत वे संस्थाएं सम्मिलित की जा सकती हैं जिन्हें देश या देश का समूह अपने निवासियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न साधनों के प्रयोग हेतु अपनाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक प्रणाली का अर्थ वैधानिक तथा संस्थागत ढांचे से है। वैधानिक तथा संगठनात्मक ढांचे से है, संस्थागत, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं क्या है, संचालित होती है। प्रत्येक देश में मानव के आर्थिक जीवन में कम या अधिक राज्य
हस्तक्षेप भी पाया जाता है। इसलिए आर्थिक प्रणाली का रूप राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा या सीमा पर निर्भर करती है कि राज्य क्या है, आर्थिक प्रणाली में कितना हस्तक्षेप कर रही है। जो निजी कंपनियां उसमें अपनी कितना हिस्सेदारी व्यक्त करे, उनमें कितना अपना हस्तक्षेप करे, तो उसकी क्या है, सीमा पर निर्भर करती है। आर्थिक प्रणाली की एक उचित परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है, उसको हम देख लेते हैं। तो आर्थिक प्रणाली संस्थाओं का एक ढांचा है जिसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग पर सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। तो ये रहा हमारा आर्थिक प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा। हमने यहाँ इसको देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आर्थिक प्रणाली के महत्व क्या है, इसका महत्व हम देख लेते हैं। मूल तत्व क्या है, आर्थिक प्रणाली के मूल तत्व, इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आर्थिक प्रणाली के अंदर। तो किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली देश के संपूर्ण घटकों द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें तत्व कुछ शामिल है, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। इनमें पहला आता है व्यक्ति। क्या है, व्यक्ति। इसमें देश के भीतर लोगों की विभिन्न भूमिकाओं जैसे ऋणदाता, ग्राहक, नियोक्ता, कर्मचारी, स्वामी, पूर्तिकर्ता आदि के सहयोग एवं संबंधों से आर्थिक प्रणाली का निर्माण होता है। परंतु यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी व्यक्ति विद्यमान आर्थिक प्रणाली में शामिल है। पहला तत्व में स्वयं व्यक्ति ही आता है। दूसरा आता है इसमें संसाधन। संसाधन है आर्थिक प्रणाली का संचालन उत्पादन एवं वितरण के विभिन्न साधनों जैसे ये होता है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा बाजार आदि से होता है। ये साधन किसी भी देश की दशा एवं दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल होते हैं। जो संसाधन होते हैं वह किसी भी देश की दिशा व दशा निर्धारित करते हैं। अगर प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो वह देश उतनी ही तरक्की कर सकता है, अगर उन संसाधनों का अच्छे से प्रयोग कर सके तो। अगर संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन, तो दूसरे देश को आयात करने में बहुत सारे धन क्या खर्च होते हैं। तो संसाधन क्या है, किसी भी देश की उन्नति में उनकी दिशा दशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करते हैं। दूसरा तत्व हमारा संसाधन हो गया, पहला हमने व्यक्ति देखा। तीसरा है प्रतिफल। तीसरा क्या है, प्रतिफल। उत्पादन एवं वितरण के साधन किसी प्रेरणा से कार्य करते हैं। उत्पादन एवं वितरण के साधन किसी प्रेरणा से ही कार्य करेंगे, प्रेरणा नहीं रहेगा तो नहीं कार्य करेंगे। साहसी इन्हें कार्य पर क्यों लगाया जाता है, प्रतिफल प्राप्त करने की आशा में ही उत्पादन के समस्त साधन अपने प्रयासों का योगदान करते हैं। इस प्रकार लाभ एवं सामाजिक कल्याण समस्त आर्थिक प्रणालियों का प्रमुख आधार होता है। यदि हम किसी कार्य करते हैं, अगर उसका हमें प्रतिफल अच्छा प्राप्त नहीं मिलेगा तो हम कार्य नहीं करेंगे। इसलिए इसे हम प्रेरणा लेकर उस कार्य को करते हैं। इसके लिए साहसी व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाता है। अगला है नियमन। नियमन समस्त आर्थिक प्रणाली कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा घटकों से नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं का नियमन करने वाले प्रमुख घटक प्रतिस्पर्धी, मांग एवं पूर्ति, सरकार आदि हैं। यह रहा आर्थिक प्रणाली के कुछ तत्व, जिसमें व्यक्ति हो गया, संसाधन हो गया, उसके बाद प्रतिफल और चौथा है नियमन। ये चार प्रमुख तत्व हैं। अब आगे पॉइंट देख लेते हैं। आर्थिक प्रणाली के कार्य। आर्थिक प्रणाली के कार्य किसी भी देश की और या किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्य के माध्यम से मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रहित में प्रयोग किया जाता है। उनके द्वारा राष्ट्र की उत्पादन एवं उपभोग की क्रियाओं से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। इनमें हम देख लेते हैं, पहला है कौन सी वस्तु उत्पादित की जाए तथा उत्पादन की मात्रा उसकी कितनी हो, उसको हम यहाँ पे है। इनका पहला कार्य होता है आर्थिक प्रणाली का कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए और उसकी उत्पादन मात्रा कितनी हो, उत्पादन कितनी मात्रा में हो। तो किसी भी देश का जो सर्वप्रथम कार्य होता है, किसी भी देश का जो सर्वप्रथम कार्य होता है, वह इस बात का निर्धारण करता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए ताकि समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी हो। अर्थात प्रत्येक अर्थव्यवस्था को उत्पादन की संरचना का निर्धारण करना होता है
जिन वस्तुओं के उत्पादन का निर्णय लिया जाता है उनके अनुसार ही अर्थव्यवस्था में सीमित साधनों का वितरण करना होता है। तत्पश्चात यह निश्चित करना होता है कि उपभोक्ता या पूंजीगत वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए ताकि मांग एवं पूर्ति में उचित सामंजस्य बना रहे। पहला क्या है, कौन सी वस्तु उत्पादित की जाए तो उत्पादन की मात्रा कितनी हो, यानी कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें जिससे कि समाज में उससे आवश्यकता पूरी हो सके और उसकी मात्रा इतनी हो कि वह उत्पादन उपभोग में क्या है सामंजस्य बने रहे, यानी कि मांग ज़्यादा हो पूर्ति कम हो या पूर्ति ज़्यादा हो मांग कम हो, तो उसको सामंजस्य में बनाकर हम उस वस्तु का उत्पादन करेंगे, उसकी मात्रा का निर्धारण करेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, ये भी तो आर्थिक प्रणाली का ही कार्य है। वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, तो आर्थिक प्रणाली का जो दूसरा प्रमुख कार्य होता है कि निर्धारित वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, अर्थात किन विधियों द्वारा उत्पादन किया जाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उत्पादन का संगठन कैसे किया जाए। इस कार्य से अभिप्राय है कि विभिन्न विभाग जो उद्योगों में किन फर्मों को उत्पादन करना है तथा वे आवश्यक साधनों को कैसे प्राप्त करेंगे, उत्पादन के लिए सर्वोत्तम तकनीक कौन सी है आदि का निर्धारण किया जाता है। यानी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि वस्तु का उत्पादन हम कैसे करेंगे, उसकी गुणवत्ता कैसे सिद्ध करेंगे, कौन सी तकनीक को अपनाएंगे, इन सब का अध्ययन क्या है हम, इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह आर्थिक प्रणाली का सेकंड कार्य है। तीसरा, वस्तुओं का वितरण कैसे किया। अब वस्तु तो बन गई, अब उसका वितरण कैसे किया जाए, इसके लिए भी तो निर्धारित करना होगा। उत्पादन करने हो जाने के बाद उसको बेचने का तो भी कार्य करना है, उसको समाज में पहुंचाने का भी तो कार्य करना है। तो ये भी प्रश्न उठता है कि उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादकों तथा व्यापारियों, उत्पादक, सरकारों, उपभोक्ताओं एवं परिवारों में किस प्रकार से वितरित किया जाए, अर्थात उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का समाज के विभिन्न जरूरतमंद वर्गों में वितरण कैसे किया जाए। उपरोक्त तीनों प्रश्नों का हल निकालने के लिए आर्थिक प्रणाली महत्वपूर्ण निर्णय लेती है तथा इस संबंध में आवश्यक कार्य करती है। पहले हम किस वस्तु का उत्पादन करेंगे, दूसरा उत्पादन भी कैसे करेंगे उसको अध्ययन करेंगे, फिर वस्तुओं का वितरण भी कैसे, उत्पादन तो हो गया, अब उसका वितरण कैसे करेंगे। ये तीन प्रमुख कार्य है आर्थिक प्रणाली, इसकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आर्थिक प्रणाली के प्रकार, इसमें तीन प्रकार होते हैं। आर्थिक प्रणाली में तीन प्रकार होते हैं। पहला इसमें आता है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, दूसरा है समाजवादी आर्थिक प्रणाली और तीसरा होता है हमारा मिश्रित आर्थिक प्रणाली। ये तीन होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित आर्थिक प्रणाली। अब देख लेते हैं पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली क्या होती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, लुक्स एवं हुट ने कहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक एवं मनुष्यगत पूंजी पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है तथा इनका उपयोग में वे अपने लाभ के लिए करते हैं। यानी लुक्स एवं हुड ने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है, नहीं वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक एवं मनुष्यगत जो पूंजी है उन पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है, निजी अधिकार होता है तथा इनका उपयोग भी अपने लाभ के लिए करते हैं। ये हमारा लुक्स एवं हुड ने कहे थे। इसी प्रकार एस पीगू भी कहे थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवादी जो व्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का मुख्य भाग पूंजीवादी उद्योगों में लगा होता है। एक पूंजीवादी उद्योग वह है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधन निजी व्यक्ति के अधिकार में होते हैं अथवा वे उनको किराए के रूप में ले लेते हैं तथा उनका उपयोग उनकी आज्ञानुसार इस भांति होता है कि उनकी सहायता से उत्पन्न वस्तुएं एवं सेवाओं लाभ पर बेची जाए। यानी कि जो हमारा पूंजीवादी है इनमें लुक्स एवं हुड ने यही बात कहे हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उस पर व्यक्ति का पूर्ण स्वामित्व होता है और उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। अब पूंजीवादी के दो प्रकार हो सकते हैं। पूंजीवादी के दो प्रकार हो सकते हैं। एक प्राचीन स्वतंत्र जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नगण्य होता है अथवा अनुपस्थित रहता है, एकदम बिल्कुल रहता है नहीं। एक होता है दूसरा
नवीनतम, नियमित या जिसे मिश्रित पूंजीवाद करते हैं, जिसमें सरकार हस्तक्षेप पर्याप्त मात्रा में कुछ हद तक क्या है, सरकार अपना हस्तक्षेप करती है। ये दो प्रकार हो गए। इसमें प्राचीनतम एक पूंजीवाद हो गया कि नवीनतम जो नवनिर्मित है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इनकी विशेषताएं कुछ देख लेते हैं। इनमें पहला आता है प्राइवेट ओनरशिप होता है, निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वयं मालिक होता है। उसे उत्पादन के विभिन्न साधनों को अपने पास रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति रख सकता है, बेच सकता है, अपने इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है। दूसरा है उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, कस्टमर सॉवरेनिटी होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उत्पादक उपभोक्ता की मांग व रुचि के अनुसार उत्पादन करता है। उपभोक्ता की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए बेनहम ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की तुलना राजस्व की है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता इसमें होती है। तीसरा इसमें है उत्तराधिकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तराधिकारी के अधिकार का पाया जाना है। इस अर्थव्यवस्था में पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का स्वामित्व उसका पुत्र होता है। पूंजीवाद को जीवित रखने हेतु उत्तराधिकारी का अधिकार बनाए रखना आवश्यक होता है। चौथा है बचत एवं विनियोग की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू सेव एंड इन्वेस्ट। बचत एवं विनियोग की स्वतंत्रता इसमें होती है। उत्तराधिकारी का अधिकार लोगों में बचत करने तथा पूंजी संचय को प्रोत्साहित देता है। अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए लोग बचत करते हैं तथा यही बचत पूंजी संचय में वृद्धि करती है। इस पूंजी को अपने इच्छानुसार विनियोग करने की स्वतंत्रता इनको होती है। चौथा है मूल मंत्र संपूर्ण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन करता है। इसकी सहायता से ही एक उत्पादक यह निर्धारित करता है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए। दूसरी उपभोक्ता भी इस यंत्र को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेता है कि किस वस्तु के कहाँ से और कितनी मात्रा में खरीदा जाए। ये चौथा हो गया। पांचवा हो गया। छठवां इसकी विशेषता है कंपटीशन है, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि उत्पादक एवं अन्य उत्पादकों की तुलना में अधिक कुशल, अनुभवी एवं शक्तिशाली होता है। कुशल उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तुओं की लागत कम आती है, अतः वे सस्ते मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने में सफल रहते हैं, जिससे कि उनकी मांग बढ़ती है। उनकी कंपटीशन की वजह से उनकी प्रतियोगिता एक विशेषता है। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। पूंजीवादी में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक कार्य करने की आर्थिक स्वतंत्रता रहती है, पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता उसको रहती है। वो अपने इच्छा अनुसार उत्पादन प्रारंभ एवं बंद कर सकता है। अपना लाभ बढ़ाने के लिए उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये हमारा सातवां विशेषता रही। आठवां विशेषता है साहस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साहस की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूंजीवाद में साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साहसी द्वारा उत्पादन के साधनों को संगठित करने, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को संभव बनाया जाता है। वह सदैव ऐसा निर्णय लेने की कोशिश करता है ताकि उसके लाभ में वृद्धि हो सके। इनकी आठवीं विशेषता थी। नवीं विशेषता इसमें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। इस स्वतंत्रता से कर्मचारी अपने श्रम के लिए सौदेबाजी करने योग्य बनता है। तो यहाँ पे नौवां विशेषता है। 10वां विशेषता है आय की असमानता होती है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सदैव आय की असमानता पाई जाती है।
इस अर्थव्यवस्था में समाज दो वर्ग पूंजीपति तथा श्रमिक में बढ़ जाता है, जिनमें सदैव आपसी संघर्ष चलता रहता है। नियोक्ता अपने श्रमिकों को न्यूनतम भुगतान करके अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। दूसरी ओर श्रमिक अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार दोनों वर्गों में क्या है, संघर्ष बने रहते हैं। इसमें असमानता रहती है, आय की असमानता होती है। एक श्रमवादी हो जाते हैं, एक पूंजीवादी हो जाते हैं। 11वीं विशेषता है केंद्रीय नियोजन का अभाव, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, अतः इसमें केंद्रीय नियोजन का अभाव रहता है। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी प्रणाली की विभिन्न आर्थिक इकाइयां किसी केंद्रीय योजना से निर्देशित, समन्वित अथवा नियंत्रित नहीं होती है। इसमें समस्त कार्य स्वतंत्रता पूर्वक मूल यंत्र की सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यह एक स्वतः शासित अर्थव्यवस्था है। यह 11वीं विशेषता होगी। एक विशेषता इनकी और है, सरकार की सीमित भूमिका इनके में होती है। पूंजीवादी अर्थ में सरकार उतना हस्तक्षेप नहीं करती है। लिमिट रोल ऑफ गवर्नमेंट। केंद्रीय नियोजन के अभाव से तात्पर्य नहीं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की बिल्कुल भूमिका नहीं रहती। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु कहीं कहीं सरकार हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित करना, समुदाय विशेष की आवश्यकताओं की संतुष्टि को निश्चित करना इत्यादि। इसके बावजूद सरकारी हस्तक्षेप अत्यंत सीमित होते हैं। व्यवहार में विशुद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कोई उदाहरण नहीं मिलता। वर्तमान में पाई जाने वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में सरकारी हस्तक्षेप होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम इत्यादि ऐसे राष्ट्र हैं जहां आधुनिक पूंजीवाद अथवा मिश्रित प्रणाली पाई जाती है। अनियमित अथवा विशुद्ध पूंजीवाद में निम्नलिखित महत्वपूर्ण दोष है जिनकी वजह से पूंजीवाद का आधुनिक रूप सामने आया। विनियोग सदैव लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। उच्च वर्ग हेतु उत्पादित वस्तुओं में लाभ का मार्जिन अधिक होता है, अतः उद्योगपति उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार विशुद्ध पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों का आवंटन सर्वश्रेष्ठ विधि से नहीं हो पाता। दूसरा है स्वतंत्र प्रतियोगिता होने के कारण बड़ी फर्मों द्वारा एकाधिकार प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है। इस प्रकार एकाधिकार के समस्त दोष इसमें आ सकते हैं। संपत्ति रखने के अधिकार था, व्यवसाय की स्वतंत्रता, आय था, धन के केंद्रीकरण का संकट उत्पन्न होता है था, अमीर था, श्रमिकों के बीच खाई और चौड़ी होती जाती है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली। समाजवादी आर्थिक प्रणाली, इसके बारे में इतना अधिक कहा गया कि इसकी एक उपयुक्त परिभाषा देना अत्यंत कठिन कार्य है। लुक्स एवं हुट ने कहे कि सही कहा कि बहुत सी वस्तुओं को समाजवाद कहा गया है तथा समाजवाद के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। सरल शब्दों में समाजवाद तात्पर्य ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का या तो अधिकार रहता है या उसके नियंत्रण में रहता है। इसमें विनियोग, संसाधनों के आवंटन, उत्पादन, वितरण, उपभोग, आय इत्यादि सरकार द्वारा निर्देशित एवं नियमित किए जाते हैं। लुक्स एवं होट ने सही लिखा कि समाजवाद एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के प्राकृतिक एवं मनुष्यकृत उत्पादन की वस्तुओं का जो कि बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रयोग की जाती है, स्वामित्व एवं प्रबंधन व्यक्तियों के स्थान पर संपूर्ण समाज के हाथ में देना होता है। और उद्देश्य यह होता है कि राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि का इस प्रकार समान वितरण किया जाए कि व्यक्ति के आर्थिक उत्साह, आर्थिक स्वतंत्रता एवं उपभोग के चुनाव में कोई विशेष हानि न होने पाए। यह आर्थिक प्रणाली। अब आर्थिक प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ देख लेते हैं। इनमें आता है हमारा सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण, गवर्नमेंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। समाजवादी व्यवस्था में उत्पत्ति के प्रमुख साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, अर्थात इस अर्थव्यवस्था में संपत्ति किसी व्यक्ति की न होकर संपूर्ण समाज की होती है। कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस अवस्था में राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सरकार विनियोग का आवंटन, उत्पादन, संरचना का निर्देशन एवं नियमन करती है। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण। दूसरा है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग।
समाजवादी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक नियोजन होती है, जो इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से एकदम अलग करती है। समाजवाद में मूल यंत्र नहीं पाया जाता। इसमें अर्थव्यवस्था में स्थायित्व तो लाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्पादन, वितरण आदि से संबंधित निर्णय एवं केंद्रीय योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ दूसरा हो गया आर्थिक नियोजन। आय का समान वितरण इसमें किया जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। समाजवाद का उदय समाज में धन के असमान वितरण को दूर करने हेतु हुआ। धनी एवं निर्धन के मध्य व्याप्त आर्थिक असमानता समाप्त करना इस समाजवाद का क्या है, प्रमुख लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजदूरी का दर निर्धारण, प्रशुल्क नीति, विभिन्न आर्थिक उपायों इत्यादि कार्यों को सरकार द्वारा उठाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। आर्थिक दृष्टि से इसमें वैसा भेद भाव नहीं पाया जाता जैसा कि पूंजीवाद में पाया जाता है। इसमें आय का समान वितरण, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगला है प्रतियोगिता का भाव, द लैक ऑफ कंपटीशन। चूंकि इसमें उत्पादन, वितरण आदि से संबंधित निर्णय एवं केंद्रीय संस्था द्वारा लिए जाते हैं, यानी सरकार द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए इसमें विक्रेताओं एवं उत्पादकों की अधिक संख्या नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप समाजवाद में प्रतियोगिता की अनुपस्थिति रहती है। प्रतियोगिता न होने से साधनों का अपव्यय, विज्ञान एवं प्रचार प्रसार पर होने वाले व्यय इत्यादि में महत्वपूर्ण कमी आती है तथा पूंजी के दुरुपयोग पर अंकुश लगता है। ये चौथी विशेषता रही, प्रतियोगिता का इसमें अभाव पाया जाता है। अगला है व्यवसाय की स्वतंत्रता की अनुपस्थिति होती है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन इन एब्सेंट। इसमें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है अथवा सरकार द्वारा प्रतिबंधित होती है। एक व्यक्ति अपनी व्यवसायिक कार्य जो इकाई अपने इच्छा से व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा समाजवादी व्यवस्था में, जो समाजवादी आर्थिक प्रणाली है। अगला है शोषण न होना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति एवं श्रमिकों के जो वर्ग भेद को मिटा दिया जाता है, श्रमिकों का शोषण समाप्त हो जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य के स्थान पर समाज कल्याण एवं या सेवा उद्देश्य से कार्य संपादित किए जाते हैं। ये रहा छठी विशेषता। समाजवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख ऊपर किया गया है। व्यवहार में आज कई प्रकार के समाजवाद पाए जाते हैं, जैसे वैज्ञानिक समाजवाद, राजकीय समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि कुछ है। किंतु इन विभिन्न प्रकार के समाजवाद में एक विशेष समान रूप से सभी में पाई जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था की तुलना में उत्पादन के साधनों पर सरकार का कहीं अधिक नियंत्रण होना। उपयुक्त विशेषताएं होने के बावजूद भी इनमें कुछ दोष पाए जाते हैं। पहला है कि समाजवाद में उपभोक्ताओं को वस्तुएं चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। राज्य द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उपभोक्ता द्वारा उन्हें वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी की तरह ऐसा कोई यंत्र नहीं होता जिससे यह ज्ञात हो सके कि उपभोक्ता किस वस्तु की अधिक मांग कर रहे हैं अथवा किन साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो रहा है। पूंजीवादी में जो लाभ मूल यंत्र प्रणाली से प्राप्त किए जा सकते हैं, वे लाभ समाजवाद के केंद्रीय नियोजन प्रणाली से प्राप्त नहीं किए जाते। ये दोष कुछ हैं। चूंकि समाजवाद में निजी व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं होती, इसलिए योग्यता व अनुभवी लोगों की सेवाओं से राष्ट्र क्या है, वंचित हो जाता है। ये तीसरी दोष है। समाजवादी व्यवस्था में लाभ भावना एवं प्रतियोगिता का अभाव, उत्तराधिकार की संपाप्ति होती है आदि के कारण व्यक्ति को कार्य करने की आर्थिक प्रेरणा नहीं होती है। इसमें कोई उत्तराधिकार नहीं होता है। समाजवाद के प्रत्येक श्रमिक एवं सरकारी कर्मचारी होता है, इसलिए उसे अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अगली दोष है समाजवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही का प्रभुत्व होता है, जिसमें अक्सर महत्वपूर्ण निर्णय को टाल दिया जाता है। कभी कभी किसी कार्य हेतु उच्च अधिकारियों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसमें काफी समय लेता है, जिससे समस्या समाप्त होने के स्थान पर ज्यों की त्यों बनी रहती है। समाज की प्रकृति केंद्रीकरण होती है, जिससे सभी शक्ति व अधिकार राज्य में केंद्रित हो जाते हैं। शक्ति का केंद्रीकरण धन के केंद्रीकरण से कम खतरनाक नहीं होता है। अब देखते हैं मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली ये क्या होती है? पूंजीवादी की कमियों को दूर करने के लिए समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत कार्य करती है, लेकिन इसमें पूंजीवाद के लाभों से भी वंचित रहना पड़ता है।
इस प्रकार हमारे समझ दो अर्थव्यवस्थाओं में से एक का चुनाव करना होता है। दोनों की ही अपनी अपनी विशेषताएं एवं लाभ हानियां होती हैं। इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को सबसे बड़ा दोष यह है कि एक के लाभ दूसरे से प्राप्त नहीं किए जा सकते। अधिक ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं महसूस की गई तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को एक साथ प्राप्त कर सके। इन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय होता है। इसमें पूंजीवाद तथा समाजवाद के दोनों के लाभों का मिश्रण होता है। इस व्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास के कार्यक्रम न तो पूरी तरह से सरकार के हाथ में होती है, न ही निजी उद्यमियों के पास होती है। इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था की अर्थ और परिभाषाओं को जान लेते हैं। यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच की अवस्था है, व्यवस्था है उसकी। इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों साथ दोनों कार्य जो होते हैं साथ साथ चलते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में देश आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र पर विशेष महत्व देते हुए आवश्यक सामाजिक नियंत्रण भी रखा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योग पूर्णतया सरकारी क्षेत्र में तो कुछ पूर्णतया निजी क्षेत्रों में होता है तथा कुछ उद्योग में निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही भाग ले सकते हैं। दोनों के कार्य करने का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, परंतु इसमें निजी क्षेत्र की प्राथमिकता रहती है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार मिलकर कार्य करते हैं कि बिना शोषण के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि तथा तीव्र आर्थिक विकास हो सके। प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषाओं का विवेचन निम्नलिखित प्रकार से प्रोफेसर जे.डी. खन्ना के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें समुदाय के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की विशेष भूमिकाएं दी जाती है। यह परिभाषा रही। कुछ अन्य विद्वान हैं उनकी द्वारा दी गई परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो मुंड ए रोनाल्ड के शब्दों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को निजी व सरकारी स्वामित्व या नियंत्रित उपक्रमों की एक मिलीजुली व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यावसायिक क्रिया अनेक व्यावसायिक स्वरूपों तथा अवस्थाओं के द्वारा संचालित की जाती है, न कि केवल एक के द्वारा। इसी प्रकार एम.सी. वेस्ट के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था दो विरोधी विचार धाराओं के मध्य का मार्ग है, जिनमें एक ओर तो उत्पादन एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं के समाजीकरण के पक्ष में तर्क देती है, तो दूसरी ओर पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता में आस्था रखती है। इस प्रकार जे.डब्ल्यू. ग्रो के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था की पूर्ण धारणाओं में से एक धारणा यह कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन एवं उपभोग से संबंध मुख्य निर्णय को प्रभावित करने में निजी संस्थाओं को स्वतंत्र पूंजीवाद व्यवस्था के अधीन प्राप्त स्वतंत्रता से कम स्वतंत्रता प्राप्त होता है और सार्वजनिक उद्योग सरकार के कठोर नियंत्रण से मुक्त होते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन में विश्लेषण से के उपरांत कहा जा सकता है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक उद्यमों का अस्तित्व होता है तथा मानवीय मूल्यों, आर्थिक विकास एवं समाज कल्याण को समन्वित किया जाता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्व, प्रभाव, क्षेत्र शोषण तत्व, कल्याण तत्व एवं अर्थव्यवस्था में उनकी स्थिति के आधार पर करता है, जिससे साधनों का अधिकतम उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना संभव होता है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाने के कारण क्या है, तो उन कारणों को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कारण है पूंजीवाद के दोष को दूर करना, टू रिमूव द डिमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद के दोष को दूर करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी शक्ति पर सरकारी नियमन एवं नियंत्रण होता है, जिस कारण निजी उद्योगपति जनहित के विरुद्ध कार्य नहीं कर पाते। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर, निवेश एवं रोजगार में नियोजन प्रक्रिया द्वारा व्यापार चक्रों पर अंकुश लगाया जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था होने के कारण इनके कार्यों में दोहरेपन की अपव्ययता से भी बचा जा सकता है। तो पूंजीवाद के दोष को दूर करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। पूंजीवाद के समस्त लाभ प्राप्त करने के लिए इनको अपनाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पूंजीवादी प्रणाली के समस्त दोषों को दूर करके उनके लाभों को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार
अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की सीमा को आवश्यकतानुसार घटा बढ़ाकर अधिकतम कुशलता या लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा इसमें आता है हमारा समाजवाद के लाभ प्राप्त करना। समाजवाद का भी कुछ लाभ उनको प्राप्त करेंगे यहाँ पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रणाली के गुणों का समावेश होने तथा सरकार नियमन, नियोजन तथा नियंत्रण के द्वारा विकास प्रक्रिया अपनाने के जाने के कारण आय एवं संपत्ति का समान वितरण संभव होता है। उत्पादन के साधनों का अनुकूलता एवं विवेकपूर्ण विदोहन से जन सामान्य को लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए हम समाजवाद के लाभ को प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। चौथा हमारा है आधारभूत एवं जनहित उद्योग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्रीज। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक कल्याण एवं जनहित को ध्यान में रखकर सरकार ऐसी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करती है जहां भारी मात्रा में निवेश होता है तथा लाभार्जन क्षमता कम होती है। ऐसी उद्योग देश की संरचना, सुरक्षा, विकास एवं जन कल्याण के लिए आवश्यक एवं उपयोगी होते हैं। इन उद्योगों में मुख्यतः रेलवे, बिजली, गैस, पानी, संचार, यातायात तथा सुरक्षा संबंधित सार्वजनिक उपक्रम आते हैं। दूसरी तरफ ऐसे उद्योगों में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है तथा लाभ नहीं के बराबर होता है, जिस कारण निजी क्षेत्र आकर्षित नहीं होता है। अतः इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर उन उद्योगों का संचालन करती है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये हमारी चौथी विशेषता के कारण हम इसको अपनाते हैं। मिश्रित अपनाने के 5 कारण हमने बता दिया। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना का आधारिक तत्व सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के मध्य कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है तथा विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सापेक्षिक महत्व पृथक हो सकता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न शीर्षकों के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। पहला है विभिन्न क्षेत्रों का समावेश। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक, निजी, मिश्रित सहकारी क्षेत्रों की विद्यमानता रहती है, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं तथा पृथक पृथक लाभ व गुण होते हैं। इसी कारण इस अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों के लाभों को प्राप्त हो सकते हैं इसमें, जिससे सामाजिक कल्याण का मार्ग क्या है, प्रशस्त होता है। दूसरा इसमें आता है हमारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। सरकार द्वारा निजी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्योग का अलग अलग क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है। जो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत लोहा इस्पात, रासायनिक उद्योग, परिवहन, विद्युत, खनिज, संचार, आयुध आदि शामिल होते हैं, जो कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आधारित लघु एवं मध्य स्तरीय उपभोक्ता आधारित उद्योग आदि शामिल होते हैं। दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तीसरा मत है सार्वजनिक हित सर्वोपरि होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक हित का स्थान सर्वोपरि होता है। इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करती है तथा आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्र को निर्देशित एवं नियंत्रित भी करती है। जरूरत पड़ने पर निजी क्षेत्र को सरकार आर्थिक मदद या सुविधाएं भी प्रदान करती है। चौथा इसमें हमारा है आय की असमानता के लिए प्रयास होता है। आय की असमानता के लिए प्रयास होता है। समाज में आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करने के लिए सरकार नियम, नीति आदि के माध्यम से आवश्यक प्रयास करती रहती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कर जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, सेवा कर आदि माध्यमों द्वारा अधिक आय प्राप्त करने वालों से कर वसूल कर देश के विकास में लगाया जाता है, जो कम आय प्राप्त करने वाले को अप्रत्यक्ष रूप से आय बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ एकाधिकार प्रवृत्ति पर सरकारी नियंत्रण होता है। अगला विशेषता इसका आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। आधुनिक युग में आर्थिक नियोजन से अभिप्राय केवल आर्थिक प्रगति से नहीं लगाया जाता, बल्कि सामाजिक न्याय को भी लगाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के द्वारा नियोजन का संचालन किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक नियोजन के द्वारा देश की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति को गतिमान किया जाता है। तो यह हमारा आर्थिक नियोजन 5वीं विशेषता हो गई। छठी विशेषता है सरकारी नियंत्रण होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सहभागिता होती है तथा देश की दशा एवं दिशा तय करने में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः सरकार
निजी क्षेत्र के साथ काम करते हुए अनेक कानून, नियमों, नीतियों आदि का निर्माण करते हैं, जिससे निजी क्षेत्र की भी राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति में देश एवं सरकार का सहभागी बने। निजी क्षेत्र द्वारा व्यक्तिगत लाभों के लिए अधिक प्रयास किया जाता है, अतः इसके लिए भी सरकारी नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की आवश्यक स्वतंत्रता को कम किए बिना ही केंद्रीय नियंत्रण एवं नियमन संभव होता है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति का उपयोग या व्यवसाय को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। किसी भी देश के लोगों को प्राप्त आर्थिक स्वतंत्रता की विद्यमानता का मापदंड निजी, सहकारी या मिश्रित क्षेत्र कहे जा सकते हैं। अगला हमारा साधनों का कुशल उपयोग होता है। इसमें साधनों का कुशल उपयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की पद्धति अपनाए जाने के कारण साधनों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त एवं सहकारी क्षेत्रों में एक पूर्व निर्धारित व सुनिश्चित योजनानुसार बांटा जाता है, जिस कारण समस्त साधनों का कुशलतम प्रयोग सुनिश्चित होता है। अगला पॉइंट है नियोजन के लाभ। मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चलाया जाता है, अतः ऐसी अर्थव्यवस्था को आर्थिक नियोजन के समस्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जैसे साधनों का विवेकपूर्ण बंटवारा, व्यापार चक्रों से मुक्ति, तीव्र आर्थिक विकास, कुशलता का उच्च स्तर। व्यक्तिगत उपक्रम को महत्व, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत उपक्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। सरकार द्वारा उद्योगों को वित्तीय सहायता, अनुदान, अनुज्ञा पत्र, कर में छूट, बाजार व्यवस्था, उदारीकरण का स्थानीयकरण आदि के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार निजी उद्यमी मान्यता देती है तथा ऐसे अवसर प्रदान करती है जिनसे व्यक्तिगत उपक्रम राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दे सके। ये हमारी 10वीं विशेषता हो गई। 11वीं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का संयुक्त विकास। सार्वजनिक निजी क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए समान महत्व रखते हैं, तो सरकार का यह प्रयास रहता है कि दोनों क्षेत्र संयुक्त रूप से फले फूले। इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करती है, आर्थिक प्रोत्साहन व सहायता प्रदान करती है और संरक्षण देती है। ये कुछ विशेषताएं हमने देख लिया। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था की उपरोक्त विशेषताओं का अध्ययन करने के उपरांत ये स्पष्ट हो जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दो अन्य अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी समाजों की तुलना में अधिक अधिक लोक कल्याणी है, विकासोन्मुख है और संतुलित आर्थिक प्रणाली है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। भारत में मिश्रित अर्थ प्रणाली को देख लेते हैं। भारत में मिश्रित अर्थ प्रणाली स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि देश में ब्रिटिश सरकार व्यापारिक नीतियां पूर्ण रूप में लागू थी। ब्रिटिश सरकार में व्यापारिक नीतियां पूर्ण रूप में पूंजीवादी थी, और इसमें व्यापारिक गतिविधियां का वर्चस्व स्वयं पूंजी का वर्चस्व था। साथ ही ब्रिटेन ने जब जब अपने आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन किया, तब तब भारत को अपनी आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों में उसी का अनुरूप परिवर्तन करने के लिए विवश होना पड़ा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता थी, अतः देश में सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति को लागू होने से मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से जहां एक ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थान मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार नियंत्रण भी बना रहता है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को अपनाकर समस्त नियोजन प्रक्रिया संपन्न कर रहा है। हमारे देश की पंचवर्षीय योजनाएं देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उल्लेखनीय उदाहरण है। योजनाओं में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को पर्याप्त स्थान दिया गया। देश में जहां एक ओर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का व विकास को पर्याप्त स्थान दिया जा रहा है। भारतीय संविधान के नीति भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्पष्ट उल्लेख है कि भारतीय भौतिक साधनों को इस प्रकार वितरित किया करना कि धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो पाए। संविधान में भौतिक साधनों की राजकीय अथवा निजी किसी भी एक क्षेत्र में अधिकार में रखने की चर्चा न की गई। इसका निर्णय राज्य या सरकार के अधिकार में है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाए। भारतीय संविधान द्वारा नई सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्रता, निजी
प्रारंभिकता इन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लाभों के लिए प्रावधान है तथा दूसरी ओर इन क्षेत्रों पर सामाजिक नियंत्रण का लाभ उठाने के लिए भी व्यवस्था दी गई है, जिन पर सामाजिक नियंत्रण द्वारा जनहित संभव होता है। संविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को स्थान दिया गया तथा इन दोनों को एक दूसरे से पूरक एवं सहायक रूप में कार्य करने का आयोजन किया गया। देश की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में लागू हुई, जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की जन्मदाता है। इस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उद्योग को निम्न 3 भागों में विभाजित किया। इसमें पहला आता है ऐसे उद्योग जिनका संचालन केंद्र सरकार ही कर सकती है। दूसरा ऐसा उद्योग जिनके विकास का उत्तरदायित्व तो राज्य सरकार पर था। तीसरा ऐसे उद्योग जो पूर्णतः निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए गए कि आप लोग करेंगे। इसमें विभिन्न औद्योगिक नीतियां एवं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने पर बल दिया गया तथा अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्र पर समान व न्यायपूर्ण ध्यान देकर उच्च संतुलित आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेगा और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट में। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही।